Hello students, today I am starting the chapter Ecological Approach. This is a concept given by Frederick's Administrative Model for Developing Society. This lecture is very important for all those students who are preparing for UPSC examination, and this is a very important concept for all those students who are preparing for Masters in Public Administrations, MA in Political Science, and all those students who are doing for graduation in Public Administration and graduation in Political Science. So, एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी लेंदी कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम स्टेप्स में डिस्कस करेंगे. इसको अगर हम इकट्ठा लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत बोरिंग होने वाला है ये, तो इसको बोरिंग ना बनाते हुए हम इसको 4 या 5 पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे. तो रिक्स ने क्या किया, इसमें इकोलॉजिकल अप्रोच दी है. इसमें रिक्स ने हमें दिया है एग्रेरिया इंडस्ट्रिया कॉन्सेप्ट दिया है. देन रिक्स ने इसमें हमें दिया है फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल दिया है. फोर्थ इसमें जो फ्यूज्ड मॉडल, जो प्रिज्मेटिक मॉडल है, उसकी कुछ क्वालिटीज दी हैं. तो हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, अगर हम सारी चीजें आपको एक साथ पढ़ा देंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा. तो आप क्या करेंगे, एक चीज लेंगे एट अ टाइम, उस चीज को समझेंगे डिटेल में, उसको ग्रैब करेंगे और उसको रिपीट करेंगे. तो इकोलॉजिकल अप्रोच हम इस बार लेके चलते हैं और आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं. ठीक है, तो हम लोग अभी इकोलॉजिकल अप्रोच के ऊपर फोकस करने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच में हमारे पास क्या है. तो बेसिकली देखते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच. इकोलॉजिकल अप्रोच ये वर्ड आया कहां से है. एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट. इट इन्फ्लुएंस इट एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट. इसका मतलब ये है कि आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आइसोलेशन में काम नहीं करता. जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके आसपास के एनवायरमेंट को इफेक्ट भी करता है. जैसे आप ये समझ लें, लेट मी एक्सप्लेन यू. अगर ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर आपका ये एडमिनिस्ट्रेशन है और ये आपका आसपास का एनवायरमेंट है, तो ये आपके आसपास के एनवायरमेंट को इफेक्ट भी करेगा और उससे इफेक्ट लेगा भी. ये जो आपका एनवायरमेंट है वर्ल्ड, ये आपका कॉन्सेप्ट बेसिकली बायोलॉजी से लिया गया है. ये आपका कॉन्सेप्ट बायोलॉजी से लिया गया है. बायोलॉजी में ही वर्ड इकोलॉजी का यूज होता है. इकोलॉजी का मतलब होता है आसपास का एनवायरमेंट. तो बायोलॉजी में ये कहा जाता है कि या तो एक ह्यूमन बीइंग हो, या कोई प्लांट हो, या कोई ट्री हो, वो अपने आसपास के एनवायरमेंट से इफेक्ट होता है और अपने आसपास के एनवायरमेंट को इफेक्ट भी करता है. इसीलिए आपने देखा होगा हर जगह की वेजिटेशन, हर जगह के प्लांट्स, हर जगह के ह्यूमन बीइंग्स कुछ कुछ अलग तरह के होते हैं. जैसे प्लांट्स आपको यूएस में, कनाडा में, यानी कि ठंडे जो कंट्रीज हैं वहां पे मिलते हैं, वैसे आपको इंडिया में नहीं मिलते. तो क्या होता है आसपास, जैसे डेजर्ट एरिया में अगर देखें, डेजर्ट में क्या होते हैं, प्लांट की लीव्स जो होती हैं वो थॉर्न्स की शेप में बन जाती हैं. ऐसा वो क्यों करती हैं, क्योंकि सनलाइट से उनका जो वाटर है वो लॉस नहीं हो सके, तो वो अपनी शेप को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हैं, थॉर्न्स में, यानी आसपास के एनवायरमेंट से वो इफेक्ट हो रही हैं. तो इसी तरह क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जितना भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है. हमारा जो बेसिक यूनिट है वो ऑर्गेनाइजेशन है. तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है. एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो एनवायरमेंट से इफेक्ट होगा. अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की अंदर की चीजों को पढ़ रहे थे, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल. हमने हमेशा अंदर की चीजों को पढ़ा था, बाहर की चीजों को हमने अब तक नहीं पढ़ा था. तो हमें रिक्स ने क्या कहा कि आप बाहर की चीजों को भी कंसिडर कीजिए, यानी कि एनवायरमेंट को भी कंसिडर कीजिए. ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, द अंडरस्टैंडिंग
of the dynamics of this process of interaction between the two is necessary for understanding the administration. The approach is adopted and known as ecological approach. इस approach का क्या नाम दिया इन्होंने? Ecological approach. Ecology is the term borrowed from biology, as I have already explained it to you. It is concerned with science dealing with the interrelationship of the organism and their environment. It is the study of interplay of living organisms and their physical and social environment. So यहाँ पे हम किस environment की बात करेंगे? यहाँ पे हम physical environment की बात करेंगे और social environment की बात करेंगे. Okay? It is concerned with the question of how a balanced environment, a balance involving organisms and environment is achieved for survival. In biology, it is established that a particular plant requires for its growth a particular climate, soil, humidity and temperature, etc. A plant that can grow well in a particular climate cannot do under a different climate. Likewise, the growth or development of each society is conditioned by its own history, economic structure, values, political system, etc. तो उन्होंने क्या कहा? जैसे कि एक पेड़ पौधा सिर्फ अपनी ही मिट्टी में, अपने ही एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकता है, इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ही कल्चर, अपनी ही हिस्ट्री, अपने ही इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, अपने ही एनवायरनमेंट में ही, पॉलिटिकल सिस्टम में, वैल्यूज में ग्रो कर सकती है. तो ये सब चीजों के लिए उसे एक फिजिकल और एक सोशल सिस्टम चाहिए है. उसी में ही वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है और उसी में ही वो एडमिनिस्ट्रेशन फ्लरिश कर सकता है. यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में, कनाडा में, रशिया में चल रहा है, उसको आप हिंदुस्तान में अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ओके, तो आपको एक अपने हिंदुस्तान के लिए उसके कल्चर के हिसाब से, उसकी पॉलिटी के हिसाब से आपको वहां के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करना पड़ेगा. The characteristics of this social system and its physical environment, shapes and ideas and institution, I have already explained it to you. Thus, to understand the ecology of public administration, that is the interaction of the administration and its environment, it is necessary to have understanding of the society and the value factors affecting the and its functions. तो आपको इस सारे फिजिकल सोशल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, तभी आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं और तभी आप उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं. ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे? बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारी कंट्रीज थी जो कि कॉलोनीज बनी हुई थी. किसकी कॉलोनीज बनी हुई थी? डेवलप्ड कंट्रीज की. ठीक है, अब वो लिबरेट हो गई. लिबरेट होने के बाद क्या हुआ? अब उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हमें डेवलप करना था, लेकिन जो उनकी कॉलोनीज के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? वो लोग कर रहे थे जो उनको रूल कर रहे थे. देखिए, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनी कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका वर लिबरेटेड फ्रॉम कॉलोनियल रूल. ये कुछ कंट्रीज थी जो छूट गई थी. ये कॉलोनीज थी पहले. किसकी कॉलोनी थी? पहले बड़े बड़े कंट्रीज थे जिन्होंने इनको कैप्चर किया हुआ था. तो कुछ तो एशिया के अंदर थी, कुछ अफ्रीका के अंदर थी और कुछ लैटिन अमेरिका में थी. तो ये कॉलोनीज थी. दे वर फेस्ड with the task of nation building and socio-economic transformation to fulfill the people's aspiration. अब क्या हुआ? जब कॉलोनीज छूट गई, ये कॉलोनीज अब आजाद हो गई, जिसमें से इंडिया भी एक था. अब क्या हुआ? यहाँ पे बननी थी सेल्फ गवर्नमेंट. अब सेल्फ गवर्नमेंट कैसे बनेगी? यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा आपको? ऑर्गेनाइजेशन किससे काम करेंगी? बनेगा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन. अब फिर वही क्वेश्चन आया, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए? द वेस्टर्न स्कॉलर्स हु एक्टेड एज कंसल्टेंट्स टू मेनी ऑफ दीज कंट्रीज. अब कौन यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं? वेस्टर्न स्कॉलर्स. अब वेस्टर्न स्कॉलर्स कहाँ से आए हैं? अपनी अपनी कंट्रीज से आए. तो यहाँ पे कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन लगाएंगे? वो अपना वाला एडमिनिस्ट्रेशन लगाएंगे. यस,
क्योंकि वो अपनी कंट्रीज पे काम करके आ रहे हैं, तो वो अपना वाला एडमिनिस्ट्रेशन लाके आपके यहाँ इम्पोज कर देंगे। लेकिन क्या वो यहाँ पर काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशंस, उनकी हिस्ट्री अलग है। हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारी हिस्ट्री, हमारी एस्पिरेशन अलग है। Who acted as a consultant to many of these countries found that Western organization models fail to explain the reality in the third world countries. The realization resulted in the development of new concepts and aspirations and included the ecological approach. अब क्या हुआ जब उन्होंने अपने यहां से लेकर ये वेस्ट वर्ल्ड है, सपोज देयर इज अ वेस्ट वर्ल्ड, ये है वेस्ट वर्ल्ड। वेयर इज माय पेन? हियर इज माय पेन। वेयर इज माय कलर? लेट मी चूज माय कलर। सपोज ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो यहां से अपना कल्चर, अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहां से उठाकर लेकर आए और ला के इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया? इम्पोज कर दिया। और ये इम्पोज करने के बाद क्या ये काम करेगा? ये काम नहीं करेगा। तो अब क्या किया? यहाँ पर आते हैं, रोल किसका आता है? रिक्स का। रिक्स ने कहा, यहाँ पर रिक्स लेकर आए हैं इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल, रिक्स ने कहा कि आप जो कह रहे हैं ये उससे काम नहीं करेगा। ये किससे काम करेगा? यहाँ पे चलेगी इकोलॉजिकल अप्रोच। यहाँ पे चलेगी इकोलॉजिकल अप्रोच। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे लेकर आए ये इकोलॉजिकल अप्रोच, स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच और आइडियल मॉडल्स। क्या थी इकोलॉजिकल अप्रोच? इकोलॉजिकल अप्रोच इज टू स्टडी द एडमिनिस्ट्रेशन has been struggled when Western organization theories have been found inadequate। यानी कि जो वेस्टर्न से आप थ्योरी उठा के लेकर आए हैं, जब वो inadequate हो गई हैं, यानी कि ना काफी हो गई हैं for the study of the problems of the administration of the third world countries। ये जो कॉलोनीज हैं उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहा जाता है। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में नाकाफी हो जाती हैं, तो हम कौन सी अप्रोच लेके जाते हैं? इकोलॉजिकल अप्रोच लेके आते हैं, स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच लेके आते हैं, आइडियल मॉडल्स लेकर आते हैं। तो इकोलॉजिकल अप्रोच क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इज वन सब सिस्टम ऑफ अ सोसाइटी एंड सो इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर सब सिस्टम्स विद पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल डायमेंशन। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि सिस्टम की तरह काम करता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। सिस्टम अप्रोच आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। एक होती है हमारे यहाँ सिस्टम्स अप्रोच। सिस्टम्स अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है? माउथ होता है। माउथ के बाद ये आपका फूड पाइप होता है। फूड पाइप के बाद यहाँ पर स्टमक होता है। स्टमक के बाद यहाँ पर लीवर, फिर लीवर के बाद यहाँ पे गॉल ब्लैडर भी होता है। गॉल ब्लैडर के बाद यहाँ किडनी होती है। किडनी के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये सब मिलके एक सिस्टम बनाती है ये। तो ये पूरा कहलाता है सिस्टम। ये पूरा क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। इसी तरह से क्या होता है, यहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या है? एक सिस्टम है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, कल्चरल सिस्टम है, और ये सब सिस्टम्स एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को, दूसरा सिस्टम इसको एक दूसरे को, कोई एक सिस्टम आप निकाल दीजिए बाहर, तो सारा सिस्टम इफेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप सिस्टम्स अप्रोच, तो ये कह रहा है इकोलॉजिकल अप्रोच में कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक सब सिस्टम है। इतने सारे सिस्टम जहां पे हमने बात की है, इसी में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक छोटा सा सिस्टम है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे इकोलॉजी है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स आउटर सिस्टम्स एंड
इट इज अफेक्टिंग द आउटर सिस्टम्स एज वेल। वही बात हो गई ना कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो बाहर के सिस्टम्स को इफेक्ट कर रहा है और बाहर के सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। तो इकोलॉजिकल अप्रोच है, आप अगर इसको रटने बैठ जाएंगे तो आप इसको पूरी जिंदगी याद नहीं कर पाएंगे। अगर इसको समझेंगे तो दिस डेफिनेशन विल बी वेरी इजी फॉर यू। इसी तरह से स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, तो उसका मतलब ये है सोसाइटी हैज मेनी स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शन। एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये सोसाइटी हो गई, इस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो गए, ओके, दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, जो अलग अलग काम करेंगे। इसका फंक्शन ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। जैसे किसी का पॉलिटिकल है, किसी का इकोनॉमिक, किसी का सोशल, किसी का सिंबॉलिक, किसी का कम्युनिकेशन। द सेम सेट ऑफ फंक्शंस रिक्विजिट्स अप्लाई द एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम्स। द सेम सेट ऑफ फंक्शन रिक्विजिट्स अप्लाई टू एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम। और इसी में एक सिस्टम है जो काम क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, ओके। तो ये हो गई आपकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सिस्टम है और एडमिनिस्ट्रेशन उसका एक पार्ट है, और बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उस सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन भी एक पार्ट है, ओके। इसी तरह से आइडियल मॉडल जब उन्होंने बनाए तो दो मॉडल्स बनाए। पहला मॉडल है एग्रेरिया इंडस्ट्रिया, इसमें दो पार्ट की बात करेंगे, मतलब जिसमें एक एग्रीकल्चर होता है, ओल्ड ट्रेडिशन की बात होगी, और इंडस्ट्रिया जिसमें इंडस्ट्री की बात होगी। ये हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो अभी हम इसी को यही स्क्वायर अप करेंगे, क्योंकि इकोलॉजिकल अप्रोच आप बार बार इसको 2-3 बार इसको देखें, इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठाएं। इकोलॉजिकल अप्रोच क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या है, इसको बार बार रिवाइज करें, और दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। उसके बाद क्या किया इन्होंने, एग्रेरिया इंडस्ट्रिया किया। एग्रेरिया इंडस्ट्रिया करने के बाद इन्हें यहाँ पे कुछ कमी लगी कि एग्रेरिया इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन जो है पुराना हो गया, एग्रेरिया ओल्ड पुराने जमाने की एडमिनिस्ट्रेशन, और इंडस्ट्रिया हो गई नए जमाने की एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने क्या किया, इसके बीच में एक और डाल दिया, और जो नया डाला बीच में डाला इन दोनों के, एग्रेरिया तो सेम था, फ्यूज नाम रख दिया इसका, इंडस्ट्रिया सेम था, उसका नाम डिफ्रैक्टेड रख दिया, और बीच वाले का नाम रखा इन्होंने प्रिज्मेटिक, ओके। इसी तरह प्रिज्मेटिक के अंदर कुछ कुछ क्वालिटीज आएंगी यहाँ पे, जैसे इसकी क्वालिटी हम पढ़ेंगे हेट्रोजेनिटी, और दो क्वालिटीज इसकी और हैं, दो नहीं बहुत सारी क्वालिटीज हैं इसकी, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद दो स्पेसिफिक क्वालिटीज इसकी, प्रिज्मेटिक, एक तो पढ़ेंगे हम प्रिज्मेटिक SALA साला मॉडल, और एक हम इसका पढ़ेंगे बाजार कैंटीन मॉडल, बाजार कैंटीन मॉडल। उसके बाद हम यहाँ पर भी एग्रेरिया इंडस्ट्री के बाद इसके ड्रॉबैक्स भी पढ़ेंगे, और फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड के बाद भी इसके ड्रॉबैक्स करेंगे। और उसके बाद हम जनरल कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके इस पूरे टॉपिक से कवर किए जा सकते हैं। आई थिंक दैट इज इनफ फॉर द डे, और उसके बाद नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।